तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? एक बार सभी लोग बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके ओके ओके। तो भाई सभी लोग का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एलयू अपडेट पे। और आज रिवीजन का डे 4 है, जिसमें हम पॉलिटी की एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। क्योंकि आप लोग जानते हो, हमने चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी कल की क्लास में खत्म की थी, और आज हम जो शुरुआत करेंगे इसके एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे। और कल यानी कि मंडे को जो क्लास होगी, दैट इज वो होगी प्रियम्बल पार्ट 1 और पार्ट 2। वो खत्म करेंगे, उसके बाद फिर उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी। इस तरीके से हमारी पूरी रिवीजन की सीरीज चल रही है। ठीक है। तो जो बच्चे इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करके काम नहीं चलेगा, आप लोग को प्रॉपर डिटेल वे में थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो जो बच्चे बैच में एनरोल नहीं है, तो वो जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए, क्योंकि रिवीजन बैच भी अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और आप लोग भी बेटा, जो ऐप पे हैं बच्चे, वो अपने फ्रेंड से शेयर करें हमारे कोर्स को, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो। ठीक है। चलो, तो आज हम करने जाएंगे, टॉपिक का नाम है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। किसकी प्रैक्टिस करेंगे हम? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एमसीक्यू प्रैक्टिस आज हम करेंगे बेटा। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं। चलो, उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आपके लिए ये है, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा, हमारे यहाँ इस समय बीए एलएलबी एलएलबी 3 इयर्स और बीए का कोर्स चल रहा है, जहाँ पर पॉलिटिक्स पूछी जाती है, और इस समय 25% डिस्काउंट चल रहा है। तो जो बच्चे बेटा एनरोल नहीं है, वो जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए और 25% डिस्काउंट का लाभ उठाइए। उसके अलावा हम कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, वो एलएलबी 5 इयर्स, एलएलबी 3 इयर्स, और एक बीए कोर्स भी है जिसमें पॉलिटिक्स पूछी जाती है बेटा, है ना। तो आप लोग को क्या मिलेगा बैच के अंदर? लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिलेगी। क्लास लाइव होने के बाद जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी आपको एप्लीकेशन में मिलेगी, नोट्स मिलेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश में। पीवाईक्यूज आप लोग को कराए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। मेंटरशिप होगी आपकी, काउंसलिंग में हेल्प मिलेगी आपको, और अदर फीचर्स की बताऊं तो काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे एंड में। ठीक है, इसकी प्राइस 599 है। और एलएलबी 3 इयर्स के बैच में भी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, नोट्स, पीवाईक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेंटरशिप और 20+ मॉक टेस्ट और 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इसकी प्राइस 799 है। और इस समय 25% ऑफ चल रहा है, तो जो बच्चे एनरोल नहीं है वो एनरोल हो जाए जल्द से जल्द। ठीक है। तो अब पॉलिटी में क्या आएगा? फील आएगा एकदम, है ना। तो जो बच्चे ऐप पे हैं, वो बताओ, सबको फील आ रहा है ना पॉलिटी में? और जो यूट्यूब पे बच्चे हैं, इस क्लास को देखने के बाद, अगर आपने पिछली क्लास भी देखी है, तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग को पॉलिटी में फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब, है ना। जो ऐप पे बच्चे हैं वो बताएं मेरे को कि अब उनको पॉलिटी में फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे प्रस्तुत है। ठीक है, इसको करिए। हु डिस्क्राइब द इंडियन फेडरल सिस्टम एज अ बार्गेनिंग फेडरलिज्म? माने इंडियन फेडरल सिस्टम को बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला? ठीक है, इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे कि इंडियन फेडरल सिस्टम को बार्गेनिंग फेडरल किसने बोला था। किसने बोला था इंडियन फेडरल सिस्टम को बार्गेनिंग फेडरलिज्म? बताओ सभी लोग। इसका आंसर सभी लोगों से चाहिए मेरे को। ठीक है, और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं वो कमेंट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप एंड में लिख दीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें आपको आंसर वगैरह सारे डिटेल वे में सॉल्यूशन बताया जाएगा। और जो ऐप पे बच्चे हैं वो सभी लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है। तो चलो भाई, सभी लोग आंसर दो। किसने इंडिया के फेडरल सिस्टम को बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला था? किसने बोला था भाई, बताओ सभी लोग। भारतीय संघीय प्रणाली को सौदेबाजी संघवाद के रूप में किसने वर्णित किया था? ठीक है। तो सबके ऑप्शन आ रहे हैं, सबके आंसर सही आ रहे हैं। सब कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ये किसने बोला था? मॉरिस जोन्स ने क्या बोला था? इंडिया के फेडरलिज्म सिस्टम को क्या बोला था? बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला था। ठीक है, तो ये तो मॉरिस जोन ने बोला था। अच्छा, बाकी कुछ लोगों ने और कमेंट की थी। क्या कमेंट की थी? क्वासी फेडरल बोला था एक ने।
और एक ने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो क्वासी फेडरल बोला था केसी वियर ने, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर वन का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, आप सेकंड क्वेश्चन करो आप। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, डैश सरकारी प्रणाली वाला एक संप्रभु समाजवादी। बताओ, सभी लोग आंसर दो इसका। सर पिछले 3 दिनों से क्लास में होने के लिए, ये न्यू चैप्टर नहीं है, सेकंड चैप्टर की एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रही है। कल मैंने इसकी थ्योरी पढ़ा दी थी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो बताओ कैसा सिस्टम है हमारे यहाँ, यूनिटरी सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मोनार्कल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, या प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ सिस्टम है? बताओ। सबके आंसर आ रहे हैं बी, दैट इज हमारे यहाँ कैसा है, संसदीय प्रणाली है, माने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। कैसा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज मैंने कल बताई थी, ये हमारा तीसरा फीचर है भारतीय संविधान का जो मैंने आप लोग को पढ़ा रहा, ठीक है। चलो, ये वाला करो आप लोग। फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेक्स्ट मीन, माने भारतीय संवैधानिक संदर्भ में संघवाद का अर्थ क्या है? फेडरलिज्म का मतलब क्या है भारतीय संविधान के अंदर? माने ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है, एक तरीके से। अगर मैं इन शॉर्ट इन आसान भाषा में बोलूं तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन पूछ रहा है यहाँ, है ना। चलो बताओ सब लोग आंसर इसका। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो बताओ। तो सबके आंसर सही आ रहे हैं। क्या होगा फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेक्स्ट में? द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। माने फेडरलिज्म का अर्थ क्या होता है बेटा, मैं अगर आप लोग को बताऊं तो फेडरलिज्म का अर्थ होता है कि अगर किसी देश में एक लेवल से ज्यादा की गवर्नमेंट है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, माने किसी देश में अगर एक लेवल से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट है तो उसको फेडरल कंट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूं, भारत की बात करूं, तो हमारे यहाँ 3 टीयर का गवर्नमेंट सिस्टम है। दैट इज सबसे ऊपर है यूनियन गवर्नमेंट, उससे नीचे है स्टेट की गवर्नमेंट माने राज्य की सरकार, और सबसे नीचे है हमारी लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज इन द सेंस आपकी पंचायत आ जाएंगी, आपकी म्यूनिसिपैलिटीज आ जाएंगी, आपकी नगर पंचायत आ जाएंगी, आपकी नगर पालिका आ जाएंगी, कैंटोनमेंट बोर्ड आ जाएगी, सारी चीजें हम काउंट कर लेते हैं लोकल बॉडीज के अंदर बेटा। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, अगर किसी देश में एक लेवल से ज्यादा की गवर्नमेंट है तो उसी को हम कहते हैं फेडरल कंट्री। हालांकि ये शब्द जो है फेडरलिज्म नाम का शब्द हमारे संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन हम अपने गवर्नमेंट के सिस्टम से, हमारे गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर है उससे हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया थोड़ा सा फेडरल कंट्री तो है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ 3 टीयर की गवर्नमेंट सिस्टम है। कितनी टीयर की गवर्नमेंट सिस्टम है? 3 टीयर की। बेटा कितने टीयर की गवर्नमेंट सिस्टम है? 3 टीयर की गवर्नमेंट सिस्टम है। सबसे ऊपर है यूनियन गवर्नमेंट, उससे नीचे है स्टेट गवर्नमेंट, और उससे नीचे है लोकल बॉडीज, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा नीचे, फिर लोकल बॉडीज। और हमारे यहाँ फेडरेशन तो है लेकिन विद यूनिटरी वाइज है। कैसा है? फेडरेशन विद, फेडरेशन तो है बेटा विद यूनिटरी वाइज, यूनिटरी वाइज, यूनिटरी वाइज इन द सेंस, माने हमारे यहाँ फेडरेशन तो थोड़ा सा यूनिटरी इन द सेंस है। यूनिटरी इन द सेंस मतलब यूनिटरी वाइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार को बहुत पावर मिली हुई है, मतलब केंद्र सरकार के पास थोड़ी ज्यादा पावर दी हुई है। पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हमारे यूनियन और स्टेट में। हालांकि जब 7वीं अनुसूची आप लोग पढ़ते हो तो उसमें आप काम के बंटवारे को देखते हो, आप लिस्ट देखते हो, कौन कौन सी लिस्ट देखते हो, एक सेंट्रल यूनियन लिस्ट देखते हो, और एक स्टेट लिस्ट देखते हो, और कॉन्करेंट लिस्ट देखते हो। सेंट्रल लिस्ट में क्या होता है, जो केंद्र सरकार किन किन मुद्दों पर फैसले ले सकती है वो उसमें लिखे हुए हैं। करीब करीब 100 से ज्यादा सब्जेक्ट है उसमें। फिर आप स्टेट लिस्ट देखोगे तो किन किन मुद्दों पर राज्य सरकार फैसले ले सकती है, 60 से ऊपर कम से कम उसमें सब्जेक्ट है।
फिर कॉन्करेंट में 40-41 सब्जेक्ट, माने दोनों मिलकर किन में फैसले ले सकते हैं। एक रेसोडरी लिस्ट होती है जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट फैसले ले सकती है, उसमें न केंद्र की सरकार, न राज्य की सरकार, न कॉन्करेंट, माने वो किसी लिस्ट में नहीं आते, माने रेसोडरी लिस्ट पे जो फैसला लेने का अधिकार है वो देश की संसद को है ना। तो हमारे यहाँ क्या फेडरेशन विद यूनिटरी बाइस है, इन द सेंस माने हमारे यहाँ कैसा सेंटर बहुत स्ट्रांग है, माने विद स्ट्रांग सेंटर कह सकते हो, विद स्ट्रांग सेंटर। ठीक है, केंद्र सरकार को बेटा पावर बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। ठीक है, आप जानते हो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, किसी राज्य को तोड़ सकती है, दो टुकड़ों में कुछ भी कर सकती है वो। तो उसके पास देख रहे हो थोड़ा सा पावर तो जाता है, तो इसीलिए फेडरेशन विद यूनिटरी बाइस है। अब आप लोग का एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, भैया इतना आपने थ्योरी बता दी, इतना आपने हमको समझा दिया, लेकिन हमारे यहाँ यूनिटरी बाइस वाला सिस्टम क्यों रखा गया? उसका कारण ये है बेटा, अगर आप लोग खुद सोच के देखो कि इंडिया इज अ वेरी वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इतने ज्यादा डाइवर्स, आप हर एक कदम पे चलोगे, हर एक कदम इन द सेंस हर एक 2 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो एक नई भाषा आपको सुनने के लिए मिल जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो आप खुद सोच लो, इतने डाइवर्स कंट्री को अगर चलाना है तो अगर राज्यों को ज्यादा पावर दे दी तो वो कल को सेंटर से अलग होने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो केंद्र सरकार को क्या एक सब बड़े भाई की तरह रोल दिया गया है, आपको सबको लेके चलना है, आपको इनकी रक्षा करनी है ना। ये अलग नहीं हो पाए क्योंकि हमारे यहाँ राज्यों के और सेंटर के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। ठीक है, वो मर्ज किए गए हैं। ठीक है, चलो, इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, मैंने इतनी थ्योरी समझा दी और क्लास में भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, है ना। चलो, ये वाला करो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा इनमें से दिए गए ऑप्शन में से फीचर नहीं है? बताओ। सभी लोग आंसर दो इसका। चलो, आपके पास 30 सेकंड का समय है, सभी लोग इसका आंसर दो। हम्म, चलो, सबके आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है ना। हम्म, तो हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है, दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कैसा है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, माने एकल नागरिकता है। कैसी है? एकल नागरिकता है बेटा, नागरिकता, एकल नागरिकता है। और ये हमने प्रोविजन कहाँ से लिया था? यूनाइटेड किंगडम से। हमारे यहाँ एकल नागरिकता चलती है। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, तो ये तो है हमारे यहाँ, हम अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है हमारी, इंडिपेंडेंट के साथ साथ कैसी है, इंटीग्रेटेड भी है, माने अगर हायर कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुना दिया तो लोअर कोर्ट उसको मानने से मना नहीं कर सकती। और ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, माने कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है हमारे यहाँ संविधान में। इसलिए हम अपने संविधान को कहते हैं कैसा भी है, ब्लेंड, कहते हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। कैसा है? रिजिड एंड फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। ये एक फीचर है अपने आप में भी हमारे संविधान का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। ये वाला करो आप। चलो, ये वाला करो आप लोग। विच इज नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, माने दिए गए ऑप्शन में से कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है? कल मैंने समझाया था आपको, यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर में अंतर सब बताए थे, वो मैं लिखवाए भी थे आप लोग, है ना। तो अब आप लोग का काम है, बताओ कौन सा इसमें से यूनिटरी फीचर नहीं है। सभी लोग के आंसर सही आ रहे हैं। तो यूनिटरी फीचर कौन सा नहीं है? बाई कैरिमल लेजिस्लेचर। कौन सा नहीं है? बाई कैरिमल लेजिस्लेचर, ये एक यूनिटरी फीचर नहीं बेटा। ठीक है, ये यूनिटरी फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैसा फीचर है? ये एक फेडरल फीचर है, फेडरल फीचर है। ये कैसा है? यूनिटरी है। सिंगल सिटीजनशिप भी कैसा होगा? यूनिटरी होगा। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, ये दोनों कैसे होंगे? यूनिटरी होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, ये भी एक यूनिटरी फीचर है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ये कैसा है? एक फेडरल फीचर है। चलो, ये वाला बताओ। वेरी गुड बेटा, सबके आंसर आ रहे हैं, दैट इज
जो एप्लीकेशन में बच्चे हमारे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, और ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई, है ना। सभी लोग के आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, है ना, सब बढ़िया से आंसर दे रहे हैं, किसी बच्चे का आंसर गलत नहीं आ रहा। ठीक है, चलो। और जो बच्चे एनरोल नहीं है वो भी एनरोल हो जाइए बेटा, इसी तरीके से आप लोग भी आंसर दोगे अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर। अब पिछले क्वेश्चन में यूनिटरी फीचर कौन सा नहीं था, वो फेडरल फीचर कौन सा, यूनिटरी फीचर कौन सा नहीं था। अब इसमें पूछा फेडरल फीचर कौन सा नहीं, माने इसमें तीन यूनिटरी दिए होंगे, एक फेडरल दिया होगा। बताओ। चलो, सबके आंसर सही है। सब क्या करें, ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है। चलो। तो सही कह रहे हैं आप लोग। ये कैसा एक यूनिटरी फीचर है बेटा, है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज। ये कैसा एक यूनिटरी फीचर है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑल इंडिया सर्विस माने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब। ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, डुअल गवर्नमेंट, माने बाइकैरिज्म की बात करता है ना, बाइकैरिज्म हो गया, चाहे डुअल गवर्नमेंट हो गया, डिवीजन ऑफ पावर हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब कैसे हैं बेटा, ये सब फेडरल फीचर है। बाकी अन्य जो लिखे हुए हैं वो सब कैसे हैं, फेडरल फीचर। ये वाला बताओ आप। ठीक है, चलो। किसने इंडिया के फेडरलिज्म को क्वासी फेडरलिज्म बोला था, बताओ। बताओ, सभी लोग आंसर दो इसका। तो किसने बोला था क्वासी फेडरल, तो बोला था बेटा केसी वियर ने। इन्होंने क्या बोला था, क्वासी फेडरल, ये मैंने अभी पीछे भी बताया था। ठीक है, चलो। ये वाला क्वेश्चन करो आप। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहा है, माने सर्विस कमीशन की स्थापना की बात कर रहा है, ये किस फीचर में आता है। ठीक है, बताओ। इसका आंसर सोच समझ के देना है ना, आंसर दो आप लोग। सभी लोग आंसर दो। बेटा यहीं फंस गए आप लोग, ये किसके अंदर आएगा, फेडरलिज्म के अंदर आएगा, ये ऑप्शन सी है बेटा, है ना, यहाँ गलती हो गई हमसे थोड़ा, है ना। ये ऑप्शन नंबर सी था, इसका राइट आंसर होगा फेडरलिज्म, ऑप्शन नंबर सी। ये ठीक है, चलो। ये वाला बताओ आप लोग। सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, बताओ। बताओ। चलो मैं बताता हूँ आप लोग को, आप लोग सही आंसर दे रहे हो सभी लोग। ठीक है, सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है बेटा, देखो अभी मैं बताता हूँ। सेक्युलरिज्म मतलब स्टेट सेल नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, माने स्टेट क्या करेगा, किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देगा, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, अगर करेगा तो सभी को करेगा, वरना किसी को नहीं करेगा। माने स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या प्रमोट करने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही रिलीजन को प्रमोट करेगा, अगर उसको करना है तो वो सबको करे फिर। ऐसा नहीं हो सकता हमारे देश के अंदर कि स्टेट सिर्फ एक रिलीजन को प्रमोट करे। और बेटा यहाँ पे स्टेट का बहुत ब्रॉड मीनिंग है। ठीक है, स्टेट का एक बहुत ज्यादा ब्रॉड मीनिंग है, ब्रॉड मीनिंग इन द सेंस जो आप पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हो, स्टेट का मीनिंग वही मीनिंग है एक तरीके से यहाँ पे। ठीक है, स्टेट में आपकी सेंट्रल की गवर्नमेंट भी आ जाती है,
आपकी स्टेट की गवर्नमेंट भी आ जाती है, फिर लोकल बॉडीज भी आ जाती है, पार्लियामेंट भी आ जाती है, तो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है वो सारी स्टेट के अंदर फॉल करती हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा? स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं देगा, अगर देगा तो सबको देगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। तो इसको राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना? चलो इसको करो। सर एक बार स्टेट की डेफिनेशन बता दीजिए बेटा। स्टेट की डेफिनेशन कुछ नहीं है, जो पार्ट नंबर 3 आप लोग अभी फंडामेंटल राइट्स आगे चल के पढ़ोगे। स्टेट की डेफिनेशन यही कहता है, स्टेट के अंदर आपकी काउंट हो जाती है स्टेट की गवर्नमेंट, सेंट्रल की गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे ओएनजीसी हो गया, आपका गेल इंडिया लिमिटेड हो गया, ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और आपकी पार्लियामेंट भी आ जाती है। तो सारे लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये किस में काउंट कर लिए जाते हैं? स्टेट में काउंट कर लिए जाते हैं। चलो ये वाला करो। द वर्ड मीन्स a body of person that looks after the implementation of rules and regulations in actual practice। बताओ सभी लोग, बताओ इसका आंसर। चलो, आप जुडिशरी का आंसर दे रहे हो सब लोग। ये कह रहा है द वर्ड डेस्क मीन्स बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब क्या होगा? कार्यपालिका, नौकरशाही, न्यायपालिका, विधानमंडल। अब मैं समझाऊं आप लोग को, देखो बेटा, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेचर, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव, एक होता है आपका जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम होता है किसी भी लॉ को बनाना, लॉ मेकर है ये। इसका काम क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट कराना। इसका काम क्या है? लॉ को रिव्यू करने का काम है इसका बेटा। इसका काम है लॉ को रिव्यू करने का। ठीक है, इसका काम है लॉ को रिव्यू करने का। और ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन क्या कहता है? शब्द का अर्थ व्यक्तियों का एक निकाय है जो वास्तविक व्यवहार में नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन की देखभाल करता है। माने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस कौन करता है? वो तो एग्जीक्यूटिव ही करता है बेटा। जुडिशरी तो उसको रिव्यू करने का काम करती है ना। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस, माने वास्तविक, वास्तविक प्रैक्टिस में, माने वास्तविक जीवन में जो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करने का काम किसका है? वो तो बेटा एग्जीक्यूटिव का काम है, ना कि जुडिशरी का काम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एग्जीक्यूटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, आप समझ में आया होगा आप लोग। किसी को कोई दिक्कत बताओ? ये कह रहा है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस वो कौन करता है? समझ आया सभी को? क्यों भाई, समझ में आया? बताओ सभी लोग। चलो। हम्म, ये वाला बताओ अब। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। माने पहली स्टेटमेंट कहता है कि देयर आर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दूसरा कह रहा है शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है, आ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस रेदर देन पावर इज फॉलोड। ऑल गवर्नमेंट्स, ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट। ये वाला बात। चलो, ऑप्शन नंबर 3 में कहता है सरकार के सभी अंग स्वतंत्र है। अब बताओ इसका आंसर आप।
ये होगा। कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं, 1 2 एंड 3। कुछ लोग ए दे रहे हैं। अब मैं समझाता हूँ आप लोग। चलो। तो मैंने अभी बताया आपको तीन, थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया बेटा। थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। मैंने अभी आपको थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बताया। ठीक है। हम्म। पहला बताया मैंने आप लोग को लेजिस्लेचर। दूसरा बताया मैंने एग्जीक्यूटिव। और तीसरा बताया मैंने जुडिशरी। अच्छा एक बात बताओ। लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना दिया, उसको लागू करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। तो एग्जीक्यूटिव एक तरीके से लेजिस्लेचर के लिए कैसा है? दायित्व का काम कर रहा है। माने लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल है अपने आप में, है ना। अगर लेजिस्लेचर ने कोई काम किया है और उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट तो करना इन्हीं को है, एग्जीक्यूटिव वालों को। दैट इज ये रिस्पॉन्सिबल है किसको? लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव वाले जो हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। फॉर एग्जाम्पल, वैसे एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन भी बहुत अपने आप में ब्रॉड है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सी बात बोलूं, तो जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं वही रूल्स को ज्यादातर इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो आईएएस जो अधिकारी होते हैं वो किन के हैं? वो केंद्र की सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको लेजिस्लेचर को होती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है आपका। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल। तो ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता लास्ट में। ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट, ये सही नहीं है। अब जिनमें थ्री ऑप्शंस में काट दो, तो इसमें यहाँ पर थ्री, इसको काट दो, यहाँ पर थ्री, इसको भी काट दो, यहाँ पर थ्री, इसको भी काट दो। ऑप्शन नंबर ए बचा। तो दैट इज ये सही है। ठीक है, ये तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन बताया। वैसे बता देता हूँ, तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ये बात सही है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो ये बात सही है। अ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस रेदर देन पावर इज फॉलोड, ये बात भी सही है। शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाए, मतलब कार्य को बांटा गया है शक्तियों के बजाय। ठीक है। चलो, अब ये बताओ। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? सर वॉइस प्रॉब्लम। एक सेकंड। अच्छा, अब वॉइस क्लियर आ रही है आप लोग को? ये बताओ। अब वॉइस आ रही है क्लियर? चलो बताओ। अब बताओ आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया? चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं भी बताया था, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सरकार के तीन अंग होते हैं और सब गवर्नमेंट होते हैं। अब आप जानते हो, लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है, उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। एग्जीक्यूटिव का उसका काम है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का वैसे तो डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है अपने आप में, अगर बोला जाए फॉर आसान भाषा में, अगर मैं एकदम बोलूँ, कि जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, ग्राउंड में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट का भाई उन्हीं का काम है। ठीक है, उन्हीं का ग्राउंड में पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम है। यार क्या दिक्कत हो रहा है ये डेली का हो गया है वॉइस प्रॉब्लम आजकल। अब देखो बेटा, वॉइस सही आ रही है? देखो वॉइस सही आ रही है आप लोग की? देखो बेटा अब। हाँ सर, आ रही है। चलो, तो मैं ये बता रहा था आपको कि थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशियरी। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग का, लेकिन उस लॉ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो उस लॉ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। अब ठीक है, तो उस लॉ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव क्या करती है? उस लॉ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का वैसे डेफिनेशन देखा जाए तो अपने आप में बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है।
लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आसान सी भाषा में बोलूं तो आईएएस अधिकारी होते हैं, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का वही काम करते हैं किसी भी पॉलिसी को। दैट इज वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो। तो ये जो थर्ड ऑप्शन था, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट, मतलब ये बात तो सही नहीं है, सारे ऑर्गन्स तो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सारे ऑर्गन्स तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये जिन जिन ऑप्शन में थ्री दिख रहा है उनको काट दो। तो ऑप्शन बचता है 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हो गया। अब लेकिन अगर आपको बताया जाए वैसे, तो ये ऑप्शन 1 and 2 क्यों सही है? ठीक है, 1 and 2 क्यों सही है? देर आर थ्री मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये बात तो सही है। आज सेपरेशन ऑफ फंक्शंस रेदर देन द पावर इज फॉरवर्ड, माने कार्यों का बंटवारा है ना कि शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शक्तियों को मतलब शक्तियों को एक तरीके से विभाजन, कार्यों का एक तरीके से बंटवारा किया गया है। भैया आपका काम कानून बनाने का है, आपका लागू करने का है, आपका देखभाल करने का है। तो ऐसा नहीं है, ये तीनों आपस में ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास ज्यादा शक्ति है। चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं अपने आप को, है ना। चलो, ये अब बताओ, ये समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये सर आ गया, चलो। ये वाला करो आप। ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग। A government governs within the bounds established by constitution, law and citizenship। तो कौन सी गवर्नमेंट जो होती है, ये ऑप्शन नंबर डी है ना, डेमोक्रेटिक वाला। ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ ऑप्शन नंबर डी, अभी रुको। कुछ कुछ एरर रह जाते हैं ना पीपीटी में। ये वाला करो। तो ये तो वैसे भी कर लोगे, देखते ही पता चल रहा है इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड है, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के हिसाब से और सिटीजन्स के राइट के हिसाब से, तो दैट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये इस क्वेश्चन में तो दम ही नहीं थी, कर ले जाओगे आप लोग। ठीक है, चलो, ये वाला करो। What is the term used to describe the ability of the constitution to adapt and grow over time to meet the changing needs of society? माने समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूल और विकास करने की संविधान की क्षमता का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताओ। बताओ बताओ। एक काम करो बेटा, है ना, उसको एक सेकेंड यार, ये एरर इतनी कैसे रह जाती है, ये टीम सही से काम करती नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए है आपका, फ्लेक्सिबल, है ना। और जो ऑप्शन नंबर बी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिजिड। ठीक, अब बताओ अब कौन सा सही है? तो दैट इज फ्लेक्सिबल, समय के साथ अपने आप को चेंज कर देना। ठीक है, समय की अनिवार्यता के हिसाब से अपने आप को चेंज कर देना, इस चीज को हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अब ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बताओ। कौन सा फेडरल फीचर नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज। ये कैसा है? यूनिटरी फीचर है। ये कैसा है? फेडरल फीचर है। और ये दोनों भी कैसे हैं? फेडरल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पीछे कर लिया था इसलिए मैंने इसको जल्दी बता दिया है। ठीक है, इस वाले को करो आप लोग। सर मैसेज नहीं आया क्लास का, बेटा मैंने मैसेज सबको भेजा था, है ना। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। ठीक है, बताओ कौन सा फीचर है?
इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी। इंडिया जो कि भारत है, जो कि आर्टिकल 1 में बोलता है वो एक राज्यों का समूह है, ये किस फीचर की बात करता है? कौन सा फीचर होगा? सभी लोग बताओ। ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है पर आप लोग कर ले जाओगे, है ना, मेरे को भरोसा है। आपने अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, जितने भी ऐप पे बच्चे हैं सभी लोग कर ले जाएंगे, है ना। चलो, तो इसका सही बताया सभी लोगों ने। इसका राइट आंसर होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। ये किसकी? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। ये सेकुलरिज्म वैसे भी सही नहीं होगा। पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी ये भी सही नहीं होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, ये भी सही नहीं होगा। चलो ये वाला। हम्म। आज बच्चे अच्छे आए हैं, क्लास में अच्छी स्ट्रेंथ है ना। ऐसे ही आप लोग आते रहिए। और जो बच्चे बेटा नए हैं, उन लोग को तो स्पेशली आना चाहिए रिवीजन क्लास में। उनको दोबारा से थ्योरी प्लस रिवीजन करने का, एमसीक्यू के साथ रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। इससे बढ़िया मौका उनको कभी और नहीं मिल सकता। ठीक है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही दरखास्त करूंगा कि बेटा रिवीजन क्लास ज्वाइन करो, नए बच्चे जितने भी हैं, है ना। चलो, इसके बाद अब ना कोई रिवीजन होगा ना थ्योरी पढ़ाई जाएगी। जितना आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया गया ना एप्लीकेशन के ऊपर, जितने भी अदर प्लेटफॉर्म है बेटा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो प्रिपरेशन करा रहे हैं, किसी ने इतना कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराया होगा पॉलिटी के अंदर जितना मैंने कराया है। विच कंट्री हैज द लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? बताओ किसके पास है? भारत के पास है। ये एक फीचर था, पहला सैलिएंट फीचर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इंडिया हैज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, माने भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये बात मैंने आप लोग को बताई थी। ठीक है, अब कहोगे लिखित, तो अनलिखित किसका है? ब्रिटेन का। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? यूके का। वहां पे क्या है, उनके जो कस्टम्स चले आ रहे थे, जो देश में पहले से नियम चले आ रहे थे, उन सभी नियम को एक साथ इकट्ठा किया, उन्होंने वही अपना संविधान मान लिया। वहां पे कोई लिखित ऐसा संविधान है नहीं। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वेल डिजाइन होता है, ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। वो वेल डिजाइन और वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना उतना आसान नहीं है, वहीं उसी हाथ पे जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करना आसान है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को थ्योरी के अंदर बताई थी, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात बताओ आप। ये वाली बात बताओ, किसने बोला था बार्गेनिंग फेडरलिज्म इंडियन फेडरल सिस्टम को बार्गेनिंग फेडरल किसने बोला था? है ना, ऐसे क्वेश्चन कई बार आएंगे कमेंट वमेंट वाले। किसने बोला था बार्गेनिंग फेडरलिज्म? बताओ, ये किसने बोला था? मॉरिस जोन्स ने बोला था बेटा। मॉरिस जोन्स ने, मॉरिस जोन्स ने बोला था। और मॉरिस जोन्स ऑप्शन नंबर डी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, केसी वियर ने क्या बोला था? क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल। और आइवर जेनिंग्स ने कोई कमेंट नहीं की थी। ठीक है। चलो, अब ये थोड़े क्वेश्चन मैंने एड ऑन किए हैं चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के मैंने एड ऑन करिए हैं। अब जैसे चैप्टर चैप्टर वाइज हम बढ़ते चले जाएंगे, तो थोड़े जो पुराने चैप्टर्स के हैं ना, उनके क्वेश्चन मैं डाल दिया करूंगा, 2 4 5 क्वेश्चन, जिससे आपका रिवीजन होता रहे, उन चैप्टर्स को भूले ना। ठीक है, रिवीजन में भी और रिवीजन करा दूंगा मैं, ठीक है आपका। तो कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे ही एड ऑन कर दिया करूंगा, ठीक है। अब जैसे प्रियम्बल पार्ट 1 पार्ट 2 के कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, तो उसमें पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चन आ जाएंगे, एक दो एक्स्ट्रा, 2 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाया करेंगे, जिससे आपका उन चैप्टर का भी साथ साथ रिवीजन और होता चलेगा, है ना। चलो, हु वाज द चेयरमैन ऑफ हाउसिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? बताओ, हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो सबका आंसर सही। कौन था? पी पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पी पट्टाभी सीतारमैया। ये हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन थे। चेयरमैन थे, ठीक है। चलो, ये वाला बताओ क्वेश्चन। सबके आंसर सही आ रहे हैं। अलादी कृष्णस्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन ऑफ डैश असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? माने किसके चेयरमैन थे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर? बताओ। क्रेडेंशियल कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, किसके चेयरमैन थे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर? बताओ।
इस क्वेश्चन को आपको एलिमिनेशन से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं होता आपकी जगह एग्जाम हॉल में तो मैं एलिमिनेशन से 1 मिनट के अंदर, क्या इसको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देता। ठीक है, मैं कैसे सोचता, मैं सोचता कि सर ने एक ट्रिक बताई थी, जितने भी यूनियन नाम से देखेंगे तो समझिए ना उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये तो ऑप्शन गया यहाँ से। तो जितने भी बिजनेस नाम की कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी दिखे, देखते ही किसकी बात करना कि है, मुंशी की। कि मुंशी का काम क्या है, बिजनेस संभालना, तो ये भी हटा दो, अब बचे दो। और जहां भी फंडामेंटल राइट्स और प्रोविंशियल सब कमेटी देखी जाए, वहां पे सरदार पटेल लगा देना। ये सर ने सारी चीजें बताई थी ट्रिक के थ्रू, तो ये भी ऑप्शन हटेगा। अब बचा क्या, क्रेडेंशियल कमेटी। तो चेयरमैन कौन हो जाएंगे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर मैंने एक जगह और बताए थे आपको। ठीक है, तो ये एक जगह मैंने और आपको बताए थे, ये इसके चेयरमैन तो थे ही थे, उसके अलावा ये किस कमेटी के मेंबर थे, बताओ। चलो अभी आपसे टेस्ट है आपका। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्रेडेंशियल कमेटी को तो लीड कर रहे थे, उसके चेयरमैन थे, बाकी अदर किस कमेटी के ये मेंबर थे, ये बताओ अब मेरे को आप। ठीक है चलो, सभी लोग से आंसर चाहिए, बताओ। सबने आंसर सही दिया, दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे ये। किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कल को ऐसे क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो बेटा कंफ्यूज मत होना, है ना। थ्योरी जो आपको पढ़ाएगी उस पर भरोसा करना, वो कभी धोखा नहीं दे सकती। एमसीक्यू धोखा दे सकते हैं बेटा, लेकिन थ्योरी कभी धोखा नहीं दे सकती आप। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन डैश ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बेटा ये वैसे आप लोग को पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ना है बेटा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन को मैंने लगा दिया। वैसे इसका आंसर होगा 8 सब क्लॉज 1। ठीक है, चलो। ठीक है, 8 क्लॉज 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे इसका आंसर होगा 8 क्लॉज 1। ठीक है, इसका आंसर होगा बेटा वैसे 8 क्लॉज 1। सबका आंसर सही आता। ये वाला करो आप लोग। जीवी मावलंकर वॉज द चेयरमैन ऑफ डेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जीवी मावलंकर किसके चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में, किसके चेयरमैन थे जीवी मावलंकर, बताओ। जीवी मावलंकर किसके चेयरमैन थे, बताओ। इसको भी आप लोग कर सकते हो, किससे कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, करो इसको। चलो, तो सबने आंसर सही दिया है। हम्म देखो इसको कैसे करना था आप लोग को। एड हॉक कमेटी नेशनल फ्लैग के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, काट दो। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी आप लोग को पता है के एम मुंशी थे, इसको भी काट दो। फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया के कौन थे, सरदार पटेल थे। इसके कौन बचे, कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेशन। और जीवी मावलंकर ये बताओ, ये देश के पहले किस पद पे बैठे थे, देश के पहले किस पद पे बैठे थे, ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी थे बेटा, मैं आप लोग को बता दूं। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी थे। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंट लॉ मेकिंग बॉडी की तरह काम कर रही थी, लॉ मेकिंग बॉडी की तरह काम कर रही थी, तब ये उसके क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, चलो ये वाला बताओ। When was the 10th session of Constituent Assembly held? 10वां सेशन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बताओ। 10वां सेशन कब हुआ था, बताओ चलो। 10वां सेशन कब हुआ था। सभी लोग आंसर जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं DCBA, मन मिक्स आंसर आ रहा है सबका है। इसका होगा 6 से लेके 17 अक्टूबर 1949, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ हुआ था 10वां सेशन। देखो इंपॉर्टेंट सेशंस मैंने आप लोग को बताए थे, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोग को। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला भी है तो 25 में कंफ्यूज होते हैं।
इंपॉर्टेंट सेशंस की अगर मैं बात करूं आप लोग से, तो पहले सेशन पूछ लेता है वो, उसके अलावा वो पूछ लेता है 10वां सेशन, और पूछ लेता है 11वां सेशन। तो पहला सेशन बेटा हुआ था, रुको एक सेकंड, हाँ, तो वो हुआ था आपका 9 से लेकर 23 दिसंबर तक हुआ था। कब? 1946। यहाँ पे मैंने बताया भी था 211 मेंबर्स प्रेजेंट थे। उसके अलावा 10वां सेशन आप लोग के आगे लिखा हुआ 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। और लास्ट सेशन जो है 14 से लेकर 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये सेशंस थे, इन इन डेट पे हुए थे, इन इन ईयर में हुए थे। सभी लोग मिक्स कर दिए आंसर, है ना? हाँ, सभी लोग मिक्स कर दिया आंसर, वही मैं खुद कंफ्यूज हो गया भैया, ये क्या बोल रहे हैं। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है ना? चलो, तो अभी सेशंस आप लोग को समझ में आ गया। पहला सेशन कब हुआ था? 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946। 10वां सेशन हुआ था 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। और 11वां सेशन हुआ था 14 से लेकर 26 नवंबर 1949, है ना? ये 1949 है। सही से नहीं दिख रहा होगा ना? तो जो यूट्यूब वाले बच्चे बेटे इन सब चीजों को लिख लेना, है ना? और एप्लीकेशन पे तो नोट्स वगैरह सब आपको मिले हुए हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग। ये वाला क्वेश्चन करो सभी लोग। सर बीबीडी यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी कैसा है, कर सकते हैं बेटा? पहले एलयू ट्राई करो, है ना? एलयू बेस्ट है, एलयू की रैंकिंग अच्छी है। बाकी सब तो ऑप्शन बाद की बात है। चलो। कोई ए कह रहा है, कुछ लोग बी भी कह रहे हैं। मैं देखता हूँ। मद्रास कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन थे? अमू स्वामीनाथन थे बेटा। अच्छा ये बताओ, बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन थे? ये मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर बता रखा है, बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन थे, बताओ चलो। बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन थे? बेटा ये डिस्कशन बाद में कर लेना आप लोग पर्सनल, के डायरेक्ट एडमिशन होता है कैसे होता है, ये आप लोग डिस्कशन कर लेना। पहले ये बताओ बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन थे मेंबर, है ना? ये डिस्कशन एंड ऑफ द क्लास में भी हो सकता है। बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर कौन थे, उनका नाम बताओ चलो। ये मैंने क्लास में बताया आप लोग को। टीना करें ऑप्शन नंबर डी। बेटा मैं, ये तो क्वेश्चन हो ही गया, मुंह स्वामीनाथन थे इसके तो। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन बिलोंग करते थे। बेटा क्लास अभी 10 मिनट और चलेगी। ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर सही दिया है। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जो थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट ही नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट ही नहीं थे। ठीक है, तो ये याद रखना कभी क्वेश्चन बन जाए तो। अच्छा, यहां तक तो एमसीक्यू आप लोग की स्लाइड जो पीपीटी थी वो खत्म हो गई। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे अलग से पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछूंगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में संख्या कितनी थी टोटल। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स की संख्या कितनी थी? ये यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट्स में सभी आंसर देंगे, ऐप वाले आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कमेटी में मेंबर्स की संख्या कितनी थी? उसके अलावा प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? परमानेंट वाले प्रेसिडेंट बताना, ना कि टेम्परेरी वाले। टेम्परेरी वाले पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देता हूं आप लोग को। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, और आप बताओ पहली मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? ठीक है, ये सभी आंसर, तीनों आंसर आप लोग अभी दोगे मेरे को क्लास के अंदर। बाकी यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट में इनका आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो बताओ सभी लोग।
सभी लोग आंसर को एक साथ लिख दो, है ना, ये एक एक करके आंसर मत लिखो, अपने आंसर को सभी एक साथ लिखो, ठीक है, तीनों क्वेश्चन के। ठीक है, चलो बताओ। लिखो, सभी लोग आंसर लिखो इसके, मैं वेट कर रहा हूँ। देखो सब अलग अलग देंगे आंसर, ये नहीं कि एक साथ लिख के रख दें, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक बार में एक आंसर देंगे। अब आप चेक कर लीजिए। हम्म देखो सुयश ने आंसर सही तरीके से लिखा है पूरा, है ना। चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर आप लोग को। हम्म, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स की संख्या 7 थी। प्रेसिडेंट कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट वाले पूछ रहा था मैं, परमानेंट थे राजेंद्र प्रसाद। और ये कैसे थे, इलेक्टेड थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे बेटा ये। उसके अलावा पहली मीटिंग हुई थी आपकी 9 दिसंबर। ठीक है, पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई। ठीक है, पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई। ठीक है, चलो बाकी अभी थोड़ा सा टाइम और है, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। एक साथ आंसर देना आप लोग, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोग के लिए। हम्म, अच्छा, एक सेकंड को, है ना, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन देने लायक है। हाँ, शेड्यूल्स की संख्या बताओ कितनी है। शेड्यूल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और शेड्यूल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, ये बताओ आप लोग। चलो, शेड्यूल से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग को पूछ रहा हूँ ये। बताओ बताओ, आंसर दो सभी लोग। ठीक है, टोटल शेड्यूल्स कितने हैं ये बताओ। ठीक है, टोटल शेड्यूल्स कितने हैं वो बताओ। शेड्यूल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, बताओ। सुयश ने आंसर सही दिया है। ठीक है, चलो, तो शेड्यूल्स की संख्या बेटा कितनी है, 12। अब शेड्यूल नंबर 4 और 9 में मैंने याद करने की ट्रिक क्या बताई थी आप लोग को, TEARS OFOLD PM, माने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये पहला शेड्यूल, ये दूसरा शेड्यूल, ये तीसरा शेड्यूल, ये चौथा शेड्यूल, ये पांचवा शेड्यूल, ये छठवां शेड्यूल, ये सातवां शेड्यूल, ये आठवां शेड्यूल, ये नौवां शेड्यूल, ये 10वां शेड्यूल, ये 11वां शेड्यूल, ये 12वां शेड्यूल। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। टी से क्या होता है, टेरिटरी। ठीक है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन माने राज्यों के नाम और उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। ई से एमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन एंड ओथ, आर से, ठीक है, ये चौथा शेड्यूल पूछा था मैंने, काउंट एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, तो इसका शेड्यूल नंबर 4 में क्या होगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा। और इस तरीके से कभी कभी दे सकता है काउंसिल ऑफ स्टेट, तो वो एक ही नाम है, ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना।
ठीक है, शेड्यूल नंबर 9 में क्या है, अब देखो यहाँ से। शेड्यूल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ, एल, एल से लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स। शेड्यूल नंबर 9 में लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई थी बेटा। ठीक है, शेड्यूल नंबर 9 में लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई थी। शेड्यूल नंबर 9 में किसकी बात की गई थी, लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई थी बेटा। चलो। अब थोड़ा सा टाइम और है, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन नंबर 9। देखो 3 4 क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्स्ट्रा ही करा दिए हैं, है ना। अभी लिखता हूँ आप लोग के लिए क्वेश्चन, है ना। हम्म, चलो। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पेश किया था और कब एडॉप्ट किया था, दोनों डेट बतानी है, कब पेश किया था और कब एडॉप्ट किया था। कब पेश किया था संविधान सभा में, कब एडॉप्ट कर लिया था। और एक क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किसने पेश किया था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 3 क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसने पेश किया था, कब पेश किया था और कब एडॉप्ट हो गया था, ये तीनों चीज बताना। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बताओ आप लोग कि शेड्यूल नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। और क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इनिशियली जब हमारा संविधान बन गया था, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था, उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे और कितने पार्ट्स थे। ये 3 क्वेश्चन का आंसर दे दो, आप लोग का आज का रिवीजन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बताओ चलो, इसका आंसर दो आप लोग। हम्म, अच्छा, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग आंसर दे रहे हैं, और बहुत मतलब हमें इस जान की खुशी हो रही है कि सबको पता है सारी चीजें, मतलब कहीं से भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको तो उनको पता है ना। नहीं, ओल्ड वाला बताना है, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ था तो कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, सारी चीजें बतानी है आपको, है ना। चलो एक बार सबके आंसर आ जाने दो, फिर मैं बताता हूँ आप लोग को। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सबके आंसर आ रहे हैं, है ना, सबके आंसर आ रहे हैं। चलो, अब मैं बताता हूँ आप लोग को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सबसे पहले तो जेएल नेहरू ने पेश किए थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, किसने पेश किए थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किए थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किए थे, कब पेश किए थे, 13 दिसंबर 1946 में। एडॉप्ट कब कर लिया था संविधान सभा ने बेटा, उनको एडॉप्ट किया था संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 वाले दिन। ठीक है, शेड्यूल नंबर 11 और 12, ठीक है, देखते हैं चलो यहाँ पर 11 और 12 में क्या है। ठीक है, 11 और 12 में
तो 11 में क्या है आप लोग का? पी से पंचायत और 12 में एम से म्यूनिसिपैलिटी। तो यहाँ 11 में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। ये तो आसान होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, ये बताओ इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल्स, 22 भाग थे, और अनुसूची कितनी थी? 8 शेड्यूल्स थे बेटा। ये थी फिगर टोटल, है ना? ये टोटल फिगर की संख्या थी, है ना? ऐसे ही हम पुराने चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करते रहेंगे, साथ में ऐसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछता रहूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पीपीटी में नहीं होंगे। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं, है ना? शेड्यूल्स वाला अब यहाँ पे कवर हो गया, और सारी चीजें अब कवर हो गई। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, है ना? और बेटा जो बच्चे यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं, वो कमेंट में अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में बेटा किसी को भी कोई डाउट होगा, तो वो मेरे से पूछ लेना। और इसी तरीके से हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, हमारे जितने भी बच्चे हैं तो आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया से, जो एप्लीकेशन पे इस क्लास को देख रहे हैं। और आप लोग को इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल रही है। तो मैं फिर से आपको वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ 3 कोर्स चलते हैं जिसमें पॉलिटी पढ़ाई जाती है, बीए, एलएलबी 5 ईयर्स और एलएलबी 3 ईयर्स। तो जो बच्चे एनरोल नहीं है वो एनरोल हो जाओ। आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, नोट्स, पीवाईक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेंटरशिप वगैरह सब मिलेगा। इस समय 25% ऑफ भी चल रहा है। ठीक है, तो ये प्राइस आपको थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, तो थोड़ा आप लोग की हेल्प हो जाएगी। और जल्द से जल्द जैसे जैसे रिवीजन आगे चलता चला जाएगा, फिर आप लोग के लिए बहुत देर हो जाएगी, अभी भी समय है। आप कैचअप कर सकते हैं चीजों को, रिवीजन क्लास में आइए और इन सुविधाओं का लाभ उठाइए। ठीक है, बाकी 25% ऑफ चल रहा है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, वो क्लास होगी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा भी है पॉलिटी में फील आएगा, सबको फील आ रहा है? बच्चे हमारे जितने हैं, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है सर, क्लास का नोटिफिकेशन लेट आता है बेटा, वो हो जाता है ना एप्लीकेशन पे, सारी चीजें थोड़ा सा डिले हो जाती है कभी कभी, है ना? पर आप लोग चेक कर लिया करो, सुबह 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कैसी लगी भाई सबको क्लास? एप्लीकेशन में जो बच्चे हैं बताओ मेरे को, है ना? कैसा लगा? नेक्स्ट चैप्टर है बेटा प्रियम्बल, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, बाकी रिवीजन नोट्स और इससे पहले वाली क्लास और उसके नोट्स वगैरह सारी चीज मैंने अपलोड कर दिया रिवीजन फोल्डर में। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। और पीपीटी भी आप लोग को, एक पीपीटी ऐसी होगी जिसमें माने मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और एक पीपीटी वो होगी जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना? कुछ क्वेश्चन उसमें 2 4 क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे, तो देख लेना। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा सबको, है ना? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मंडे को क्लास होगी। अब आप लोग का ये होमवर्क है, कुछ भी मान लो, है ना? होमवर्क मान लो अब, क्योंकि छुट्टी है आप लोग की अब। कल तो संडे है, तो कल तो क्लास होगी नहीं। अब आप लोग का ये होमवर्क है बेटा, क्या होमवर्क है? ठीक है, एप्लीकेशन में जितने बच्चे सुन रहे हैं वो सुन लो। होमवर्क क्या है आप लोग को? एक आपको मिलेगी मोस्ट इंपोर्टेंट की पीडीएफ, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं बेटा उनको सॉल्व करना। कौन कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 1 जो हमने पढ़ लिया है उसके, और चैप्टर नंबर 2 के। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना, जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो थ्योरी आप रिवाइज कर लेना, कल का समय है आपके पास। और फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में भेज सकते हो मेरे को, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को आप बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा एंड में। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क है अब। चलो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छे से प्रेम्बल को पढ़ते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 की थ्योरी को नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यू ट्यूजडे को करेंगे। थैंक यू एवरीवन।